क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई साम्राज्य अपनी ही सेना के हाथों खत्म हो जाए? आज हम बात करने वाले हैं शुंग वंश की, एक ऐसी शक्ति जिसका जन्म ही एक सम्राट की हत्या से हुआ था और जिसने मौर्य साम्राज्य के खंडरों पर एक ऐसा किला खड़ा किया जिसे चारों तरफ से दुश्मन घेरे हुए थे। तो सवाल ये उठता है कि एक इतने बड़े साम्राज्य की हत्या होती कैसे है? जरा सोचिए, मौर्य साम्राज्य जो लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर राज करता था, आखिर वो ढह कैसे गया? इसका जवाब छिपा है एक तख्ता पलट में, एक ऐसी नाटकीय घटना जिसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस कहानी में हम शुंग किले की नींव से लेकर उसकी दीवारों तक का सफर तय करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये वंश सत्ता में आया कैसे, फिर जानेंगे कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन यवन कौन था। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी सीमाओं को कैसे बढ़ाया और साथ ही घर के अंदर के दुश्मनों से कैसे निपटे, और आखिर में समझेंगे कि ये साम्राज्य अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय पे चलते हैं। शुंग वंश की शुरुआत देखिए किसी शांतिपूर्ण समझौते से नहीं, बल्कि तलवार और धोखे से हुई थी। साल था 1855 ईसा पूर्व। जरा सीन को सोचकर देखिए। मौर्य सम्राट बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं और तभी उनका ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग अपनी तलवार निकालता है और सम्राट की हत्या कर देता है। बस एक झटके में मौर्य वंश का सूरज डूब गया और शुंग साम्राज्य का उदय हुआ। ये सत्ता का एक क्रूर लेकिन बहुत ही निर्णायक हस्तांतरण था। लेकिन सिंहासन पर बैठना एक बात होती है और उसे बचाए रखना बिल्कुल दूसरी। शुंगों को जश्न मनाने का ठीक से मौका भी नहीं मिला था कि उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। ये थे यवन यानी इंडो ग्रीक, जो भारत में दाखिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो अब मैदान सज चुका था। एक तरफ थे शुंग जो अभी अभी सत्ता में आए थे और अपनी शक्ति को एकजुट कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे यवन जो डेमेट्रियस और मिनांडर जैसे महत्वाकांक्षी शासकों के नेतृत्व में लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये उत्तर भारत के भविष्य का फैसला करने वाली लड़ाई थी। ये युद्ध कई सालों तक चला। यवनों ने डेमेट्रियस के नेतृत्व में हमले तो शुरू कर दिए, लेकिन शुंग राजकुमारों ने, पहले अग्निमित्र और फिर वसुमित्र ने, उन्हें जबरदस्त टक्कर दी। कई छोटी बड़ी झड़पों के बाद जो असली और निर्णायक लड़ाई हुई वो हुई सिंधु नदी के तट पर। वहां वसुमित्र की सेना ने यवनों को ऐसी शिकस्त दी कि उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस एक जीत का नतीजा बहुत गहरा था। शुंगों ने भारत के दिल यानी मध्य भारत को विदेशी नियंत्रण में जाने से बचा लिया। वो एक ऐसी दीवार बनकर खड़े हो गए जिसने बाहरी आक्रमण की इस बड़ी लहर को वहीं पर रोक दिया। अब बाहरी सीमाओं को सुरक्षित करने के बाद शुंगों ने अपना ध्यान घर की तरफ लगाया। देखिए, साम्राज्य को सचमुच मजबूत बनाने के लिए अंदर की चुनौतियों से निपटना भी उतना ही जरूरी था। और यहीं से शुरू होती है विदर्भ युद्ध की कहानी। विदर्भ युद्ध असल में वर्चस्व की लड़ाई थी। विदर्भ के शासकों ने शुंगों की अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया था। अब नए साम्राज्य के लिए ये साबित करना बहुत जरूरी था कि असली शासक कौन है, वरना हो सकता था कि दूसरे राज्य भी बगावत पर उतर आते। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस युद्ध की जानकारी हमें किसी इतिहास की किताब से नहीं, बल्कि महाकवि कालिदास के अमर नाटक मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। सोचिए जरा, एक सैन्य संघर्ष की कहानी एक प्रेम कथा के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये इतिहास और कला का एक अद्भुत संगम है। तो इस संघर्ष का नतीजा तो खैर पहले से ही तय था। विदर्भ ने शुंग सत्ता को चुनौती दी, जिसके जवाब में राजा अग्निमित्र ने अपनी सेना भेज दी। विदर्भ की हार हुई और उसे शुंग साम्राज्य के अधीन आना पड़ा। इस जीत ने शुंगों की पकड़ को देश के अंदर और भी मजबूत कर दिया। लेकिन शुंगों की लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं थी। इतिहास हमें बार बार ये सिखाता है कि अक्सर असली खतरा तो साम्राज्य की दीवारों के भीतर ही छिपा होता है। ये एक ऐसा सच है जो हर साम्राज्य पर लागू होता है। एक नया राजवंश जिसे अभी अभी खुद को साबित करना है, उसके लिए अंदर की बगावत किसी भी बाहरी हमले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पुष्यमित्र को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। एक तरफ तो मौर्यों के वफादार थे जो बदला लेना चाहते थे,
दूसरी तरफ कई स्थानीय शासक थे जो अपनी आज़ादी का सपना देख रहे थे। लगातार हो रहे विद्रोहों ने नए शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। यहाँ तक कि दक्षिण में भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जहाँ उनका प्रभाव बहुत ही सीमित था। तो इन सभी युद्धों और संघर्षों के बाद आखिर शुंग वंश अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया? उनकी विरासत असल में अस्तित्व की ही कहानी है। तो कुल मिलाकर शुंगों का रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखता है? उन्होंने यवनों को हराकर मध्य भारत को बचाया, एक बहुत बड़ी सफलता। विदर्भ को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया, एक और जीत। आंतरिक विद्रोहों को दबाकर स्थिरता लाए, ये भी बहुत जरूरी था। हाँ, दक्षिण में वो उतने सफल नहीं रहे, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद उनकी कुल उपलब्धियां काफी प्रभावशाली थीं। इन सभी सैन्य संघर्षों का एक ही नतीजा निकला। शुंग वंश ने खुद को उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। उन्होंने न केवल एक साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि उसे हर तूफान से बचाया और मौर्यों के बाद एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन ये सब हमें एक जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। हमने शुंगों को उनकी लड़ाइयों और जीतों से जाना, पर क्या किसी राजवंश की विरासत को सिर्फ उसके युद्धों से ही परिभाषित किया जाना चाहिए, या उनकी कहानी में कला, संस्कृति और समाज का भी कोई अध्याय था? इस पर सोचने की जरूरत है।